15 फरवरी को दी जाएगी प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके की दूसरी डोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 19 जनवरी को होने वाली वार्ता 20 जनवरी को होगी। सरकार और किसानों के बीच अब तक 9 दौर की हो चुकी है वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन एवं नमामि गंगे संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर जल योजना तय समय में लक्ष्य के अनुसार की जाएगी पूरी। और प्रदेश में ठंड और शीतलहर का दौर जारी। कोहरे की वजह से आवाजाही में लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। 22 जनवरी तक शीतलहर के प्रकोप का पूर्वानुमान। कोहरे की वजह से गोरखपुर व बरेली में 25 मीटर दृश्यता दर्ज। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके की दूसरी डोज 15 फरवरी से दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के अभियान के लिए सभी तैयारियां समय पर कर ली जाएं। पहले चरण के वैक्सीनेशन के अंतर्गत अगले 3 सप्ताह में सभी हेल्थ वर्कर्स का कोरोना वैक्सीनेशन पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2021 से प्रथम चरण में वैक्सीनेट लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज दिया जाना प्रारंभ किया जाए। कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड-19 टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान का सोमवार को तीसरा दिन रहा। आइए देखते हैं तीसरे दिन देश के कोने कोने में कोरोना से जंग में हम कितने आगे बढ़े। कोरोना के खिलाफ जंग में कोविड-19 टीकाकरण के राष्ट्रव्यापी अभियान का सोमवार को तीसरा दिन रहा। ये तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों की हैं, जहां सोमवार को टीकाकरण का काम सुचारू तरीके से चला। इस दौरान विभिन्न केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का काम जारी रहा। कोविड के खिलाफ निर्णायक जंग में पूरा देश एक साथ खड़ा है। इसी कड़ी में 16 जनवरी से शुरू हुए देशव्यापी टीकाकरण अभियान में तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद लाभार्थियों को टीके लगाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की बात करें तो यहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता दी जा रही है। We are providing vaccine for the frontline workers. It was a duty of the government to protect the frontline workers, immunize them, vaccinate them. I would like to first of all thank the Indian government for making this vaccine available to everyone in such a record period of time. Please vaccinate yourself. आज सोमवार बेंगलोर में कई लोग, कई डॉक्टर्स, कई प्रोमिनेंट डॉक्टर्स ने वैक्सीन लिया। डॉक्टर देवी शेट्टी थे जिन्होंने आज वैक्सीन लिया। और उसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है बेंगलोर के बड्डी वॉलंटियर्स, यानी ये दोस्त हैं जो उस वक्त काम कर रहे थे, जो पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ बात करते रहे फोन पर और उन्हें उनकी हौसला अफजाई करते रहे। वहीं ओडिशा में भी रविवार को टीकाकरण अभियान में विराम के बाद सोमवार को एक बार फिर से टीकाकरण का काम शुरू हो गया। राजधानी भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल में फिर से टीकाकरण के नियमों के तहत लोगों को टीका लगाया गया। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि टीकाकरण के लिए और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया है। The same arrangement is being made also here today. As you know, in the last event we had injected about 156 people, and now we are ready to give injection, immunize even if 200 to 300 people also today. कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान के बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा था कि कोविड वैक्सीनेशन के पश्चात मुरादाबाद में एक स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि यह खबर पूर्णतः निराधार है। मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। इस बीच एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है जिससे डेथ हो सकती है। वैक्सीन रिलेटेड कोई ऐसा डेथ नहीं है। अगर हमें कोविड-19 से निकलना है बाहर, मोर्टेलिटी हमारी कम करनी है, डेथ रेट कम करनी है, इकोनॉमी वापस लानी है, स्कूल वगैरह शुरू करने हैं, तो सब लोगों को आगे आके वैक्सीन लगानी चाहिए, तभी हम आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे। इस बीच कोविड के मोर्चे पर भी देश की स्थिति लगातार बेहतर होती जा रही है। देश में कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गई है। वहीं रिकवरी दर 96.59% के स्तर पर पहुंच गई है। साथ ही देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 14,457 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि इसी दौरान 13,788 नए मामलों की पुष्टि भी हुई है।
जैसे जैसे कोविड की स्थिति बेहतर होती जा रही है, वैसे वैसे देश के तमाम स्कूल और कॉलेज भी खुलते जा रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली और जयपुर के स्कूलों की हैं, जहां सोमवार से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुल गए। कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूल पिछले साल मार्च से ही बंद कर दिए गए थे। कक्षाओं में कोविड से बचाव के लिए मास्क पहनना, हाथों की साफ सफाई रखना और 2 गज की दूरी जैसे कोविड से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम उपायों और टीकाकरण के बाद देश जल्द से जल्द कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर लेगा। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 19 जनवरी को होने वाली बैठक टाल दी गई है। अब 20 जनवरी को किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक होगी। 20 जनवरी को दोपहर 2 बजे से बैठक शुरू होगी। इससे पहले सरकार और किसानों के बीच 9 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। इससे पहले सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के साथ आगामी प्रस्तावित वार्ता को लेकर कहा कि उनकी अपेक्षा है कि किसान कानून के प्रत्येक अनुच्छेद पर चर्चा करे और कानून वापसी के अलावा जो भी विकल्प हो सकता है उसे सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे। सरकार उस पर अमल करने पर विचार करेगी। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के द्वारा प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सक्षम है, ऐसे में वो ही निर्णय ले। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टालते हुए दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो इस संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र और कानूनों के मुताबिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोर्ट इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। दरअसल दिल्ली पुलिस चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर किसानों को ऐसी कोई भी गतिविधि करने से रोके जिससे गणतंत्र दिवस की परेड में कोई अड़चन पैदा हो या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कानून बिगड़ने के हालात पैदा हों। गणतंत्र दिवस परेड देश के सम्मान से जुड़ा विषय है। इससे पहले पिछली सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से हस्तक्षेप का आग्रह किया था, जिस पर प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबडे ने दिल्ली पुलिस से याचिका दायर करने को कहा था। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने मामले की सुनवाई बुधवार तक टाल दी। इस दौरान सीजेआई ने टिप्पणी की कि दिल्ली में प्रवेश का मुद्दा कानून व व्यवस्था से जुड़ा है और ये दिल्ली पुलिस द्वारा तय किया जाना चाहिए। हमने पहले भी कहा था कि किसको और कितनी संख्या में प्रवेश की अनुमति मिले ये पुलिस को तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों और सरकार के बीच जारी बातचीत में कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकलने के बाद एक 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था और फिलहाल नए कृषि कानूनों के अमल पर भी अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि समिति के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। बुधवार को होने वाली सुनवाई में इन मुद्दों के भी उठने की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को प्रदेश में संचालित जल जीवन मिशन एवं नमामि गंगे संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में सीएम ने कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना तय समय में लक्ष्यों के अनुसार पूरी की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पाइप पेयजल योजनाओं के कार्यक्रम एक साथ तेजी से संचालित किए जाएं। बुंदेलखंड तथा विंध्य क्षेत्र की संपूर्ण आबादी आर्सेनिक फ्लोराइड तथा JEAES से प्रभावित आबादी के साथ साथ 8 आकांक्षात्मक जनपदों में जल जीवन मिशन के तहत कार्य संचालित किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर जल योजना के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसे वर्ष 2022 तक पूर्ण कराए जाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इसकी सफलता के लिए लक्ष्यों के अनुसार समयबद्ध ढंग से कार्य किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के साथ नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की और कहा कि इसके तहत सभी स्वीकृत परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा के किनारे पर्यटन, संस्कृति व खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। नदियों को पुनर्जीवित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में शिरकत की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना का भूमि पूजन किया। और सहूलियत से भरपूर सफर की ओर एक और कदम। मेट्रो रेल परियोजना आज के अत्याधुनिक शहरों की जरूरत है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल के फेज 2 और सूरत शहर के लिए मेट्रो परियोजना का भूमि पूजन किया। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं को भविष्य की जरूरत के मद्देनजर बनाया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि मौजूदा केंद्र सरकार के अप्रोच में आमूलचूल बदलाव आए हैं और आधुनिक संरचना निर्माण के लिए वो काम कर रही है। यही वजह रही कि पिछले 6 साल में मेट्रो का परिचालन 200 किलोमीटर से बढ़कर 600 किलोमीटर तक हो गया है और देश के 27 शहरों में 1000 किलोमीटर से ज्यादा के नेटवर्क पर काम भी चल रहा है। एक समय था जब हमारे देश में मेट्रो के निर्माण को लेकर कोई आधुनिक सोच नहीं थी। देश की कोई मेट्रो पॉलिसी भी नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह की मेट्रो, अलग अलग तकनीक और व्यवस्था वाली मेट्रो बनने लगी। दूसरी दिक्कत ये थी कि शहर के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेट्रो के साथ कोई तालमेल ही नहीं था। आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं। यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़े, बल्कि एक सामूहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे को पूरक बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि समग्रता की नीति और योजनाओं की बदौलत देश में ट्रैफिक मैनेजमेंट से लेकर के आवास, पीने के पानी, सिंचाई, पर्यावरण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा यानी सभी क्षेत्रों में तेजी से काम किए जा रहे हैं। वहीं गुजरात की बात करें तो पिछले 2 दशकों में ईज ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए इस दिशा में राज्य में अनवरत काम किए गए हैं, जिनमें सड़क निर्माण, नदी तट संरक्षण, रेल परियोजनाएं, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल सेवाओं का विस्तार। महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है और वहां के लोगों को इसका बहुत लाभ हो रहा है। इस सेवा से गोगा और हजीरा के बीच सड़क की दूरी 450 किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह गई है। यानी जिस दूरी को तय करने में पहले 10 से 12 घंटे लग जाते थे, अब वो 4-5 घंटे में ही पूरी हो जा रही है। 21वीं सदी के लिए देश के विकास और जरूरतों के मुताबिक आधारभूत संरचनाओं का निर्माण, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास के लिए जोर, यही है मौजूदा केंद्र सरकार का लक्ष्य। यानी देश अटकाने, लटकाने और भटकाने की नीति से अलग प्रगति के रास्ते पर रफ्तार भर रहा है। देश की अलग अलग योजनाओं में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में तेजी लाने के में इस प्रगति प्लेटफॉर्म का, प्रगति कार्यक्रम का बहुत बड़ी भूमिका है। यहां सरकार से जुड़े लोग जानते हैं कि प्रगति की बैठकों में मैं स्वयं भी घंटों तक बैठ करके राज्यों के अधिकारियों से एक एक प्रोजेक्ट की बारीकी से चर्चा करता हूं। बीते 5 साल में प्रगति की बैठकों में 13 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा हो चुकी है। इन बैठकों में देश के लिए जरूरी लेकिन बरसों से अधूरी अनेक परियोजनाओं को रिव्यू करने के बाद उनका उचित समाधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार देश के युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों के मद्देनजर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अत्याधुनिक होता इंफ्रा लोगों की प्रगति में आने वाली कठिनाइयों को दूर करेगा और भारत आत्मविश्वास से लवरेज आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाता रहेगा। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक अली अब्बास जफर ने ट्वीट कर माफी मांगी है। उन्होंने एक बयान में लिखा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हमें बताया कि सीरीज को लेकर कई शिकायतें आई हैं, लोगों ने आपत्ति दर्ज की है। लोगों की भावनाएं आहत करना मकसद नहीं था। जिन्हें भी इससे ठेस पहुंची है उन सभी से बिना शर्त तांडव की पूरी टीम माफी मांगती है। इससे पहले वेब सीरीज तांडव को लेकर कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग वेब सीरीज को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वेब सीरीज ने एक खास धार्मिक समुदाय की भावना को आहत किया। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर फिल्म को तुरंत प्रतिबंधित करने की मांग की।
हमारी आस्था पर चोट या देवी देवताओं का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वो हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। इसलिए इसकी निगरानी, इस पर अंकुश आवश्यक है और भारत सरकार स्वयं इस विषय पर गंभीर है। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं के आहत होने और महिलाओं के अपमान के आरोप में अमेजॉन ओरिजिनल सीरीज इंडिया के कंटेंट हेड और निर्देशक समेत 5 लोगों के खिलाफ हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें धार्मिक भावनाओं के आहत करने के साथ जातियों के विभाजन का भी जिक्र किया गया है। तांडव के निदेशक अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, राइटर गौरव सोलंकी और एक अन्य के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने और जातियों में विभाजन करने और समुदाय विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। लखनऊ पुलिस के तेज तर्रार अफसरों की टीम आगे की कार्रवाई के लिए मुंबई रवाना हो चुकी है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सोनभद्र जिले के विभिन्न अंचलों में सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सड़क के नियमों का पालन करना और खुद को सुरक्षित रखते हुए दूसरों को भी सुरक्षित रखने के संकल्प को दोहराते हुए स्कूली छात्र छात्राओं ने एक रैली निकालकर आम जनमानस को संदेश भी दिया। कार्यक्रम में विद्यालयों से जुड़े अध्यापकों के साथ साथ छात्र और अभिभावकों ने भी इस पर विशेष बल दिया कि घरों से लेकर स्कूलों तक में बच्चों को इसकी जानकारी देकर उन्हें यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। और बात करते हैं वाराणसी के उस शख्स की जिसने अपने दोस्त को सड़क दुर्घटना में खोने के बाद लोगों के जीवन बचाने का प्रण लिया और बन गए हेलमेट मैन। वाराणसी के राघवेंद्र इन दिनों लोगों से पुस्तक लेकर हेलमेट देने का काम कर रहे हैं। साथ ही उन्हें शपथ दिलाते हैं कि बिना हेलमेट वो वाहन नहीं चलाएंगे। साथ ही दूसरों को हेलमेट के लिए जागरूक करेंगे। अपने प्रिय दोस्त को खोने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर मुफ्त में लोगों को हेलमेट बांटने का अभियान शुरू किया है। शुरू में मुफ्त में लोगों में हेलमेट लेने की होड़ लग गई, लेकिन राघवेंद्र ने इस अभियान को शिक्षा से जोड़ दिया और हेलमेट के बदले मिली किताबों को गरीब बच्चों को निःशुल्क वितरण करने लगे। राघवेंद्र ने बताया कि वो अब देश के 22 राज्यों में 45,000 से ज्यादा लोगों को हेलमेट बांट चुके हैं। इसके बदले मिली किताबों के संग्रह से लगभग 6 लाख बच्चों ने लाभ उठाया है। कार्यक्रम का आयोजन उन्होंने किया है कि पुरानी पुस्तकें दें और हेलमेट प्राप्त करें। इसका उद्देश्य ये है कि हम पुरानी किताबें के थ्रू गरीब बच्चों तक मुफ्त निःशुल्क, जरूरतमंद हर बच्चे को किताब मुफ्त में मिल सके, वो महंगी किताबें मिल सके जो हम रद्दी में भेज देते हैं। और दूसरी बात कि हेलमेट प्राप्त करके मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि सभी कोई सुरक्षित हो और हेलमेट पहन के ही गाड़ी की ड्राइविंग करें। प्रयागराज जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रभावी ढंग से काम कर रही है। योजना का लाभ मिलने से किसानों के चेहरों पर खुशी और तसल्ली के भाव नजर आ रहे हैं। लाभार्थी किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना से पिछले वर्ष उनकी धान की फसल बर्बाद होने के बावजूद उसका मुआवजा उन्हें पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिला है, जिसके लिए वे केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। वर्ष अतिवृष्टि से जो नुकसान हुई थी उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत मुझे 26,000 रुपये मिल गए हैं। पिछले वर्ष ओलावृष्टि में जो मुझे नुकसान हुआ है मेरी फसल का धान का, उसमें मुझे 5,000 रुपये का प्रधानमंत्री पीएम योजना के तहत प्राप्त हुआ है। मैं प्रधानमंत्री का बहुत आभारी हूँ। पिछले साल रबी की फसल हमारी ओलावृष्टि में खराब हो गई थी। ओलावृष्टि के कारण काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसमें हमको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा 8,000 रुपये अनुदान के रूप में मिला था। यह फसल बीमा योजना बहुत अच्छी योजना है। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री पीएम बीमा योजना से बैक डेट में 2020 में जो नुकसान हुआ था, प्रधानमंत्री का पैसा मेरे खाते में आ जाने की वजह से हमको प्रधानमंत्री के आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे मेरी फसल जो बर्बाद हुई थी पर साल, उसका मुआवजा भारत सरकार की तरफ से मिल गया। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना जो हर जाति धर्म के गरीब लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित हुई है। कन्नौज जिले में कच्ची झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवारों के
पक्के मकान बन जाने से उनको न केवल प्राकृतिक समस्याओं से छुटकारा मिला है, साथ ही उनके जीवन में बदलाव आया है। मल्हरपुर और तकिया गांव में रहने वाले पीएम आवास के लाभार्थियों ने बताया कि उनका सपना था कि वो कभी झोपड़ी से निकलकर पक्के मकान में रहेंगे। उनके इस सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साकार कर दिया। परियोजना निदेशक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष 3166 पीएम आवास का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष 100% लक्ष्य हासिल किया गया। इस वित्तीय वर्ष 5374 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष 4640 आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। सब मलैया ये रखी थी और बारिश होती थी, भीगते थे हम लोग सब लोग, और ठंडी में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, कोहरा गिरता था। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना मिला, बहुत हम लोग आराम में हैं। अब ठीक है साहब, नहीं कभी हम ये सोच ही नहीं पाते थे कि हमको मिलेगा। अब ये सोचते थे कि जब कभी पैसा होगा तब बनाएंगे, नहीं पैसा होगा तो कहाँ बना पाएंगे। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ हमको मिली। प्रधानमंत्री का धन्यवाद। बूंदी ऊपर से गिरती थी और नहीं बैठ पाते थे और चूल्हा वूल्हा सब भीगता था ऐसे ही। और अब दिक्कत दूर ही गई थोड़ी। कैसे दिक्कत दूर हुई आपकी? ऐसे ही गई, पक्का मकान मिल गया, अब दिक्कत दूर हुई गई। किसने दिया मकान आपको? प्रधानमंत्री ने दिया। अब आराम बहुत है। मैं पहले बहुत दिक्कतें थी, पानी में यहाँ, गर्मी में यहाँ, सर्दी सब में बहुत तकलीफ थी। अब प्रधानमंत्री आवास दे दिन हमें, तो हमें बहुत आराम ही गई है। पहले हमारा मकान कच्चा था, छप्पर रखे हुए थे, हमको रहने के लिए बहुत तकलीफ थी। पानी टपकता था बरसातों में और सर्दियों में बहुत जाड़ा मतलब लगता था। तो बच्चे हमने 1-2 बार अपने ससुराल में लिटाले, वहाँ भेज के जो है अपना टाइम पास किया। तो अब इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है हमको आवास मिल गया है, तो उसमें रहने के लिए अब कुछ आराम है। हम ये नहीं चाहते थे कि मतलब सोचते थे ज़िंदगी में कि हमको मतलब मकान बना लेंगे, फिर सपनों का हमारा सपने हमारे साकार हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अब इस समय हमको सुकून है, आराम है, रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था है। मोदी जी को धन्यवाद कहेंगे। पिछले साल 19-20 में कुल हमें 3166 का लक्ष्य मिला था और 3166 के सापेक्ष हमारे 3166 आवास हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इस वित्तीय वर्ष में अभी तक जो हमें लक्ष्य भारत सरकार से आवंटित हुआ है वो ग्राम पंचायत वाइज, ब्लॉक वाइज आवंटित हुआ है, जिसमें कुल 5374 का लक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। और उसके सापेक्ष हमने अभी तक 4640 आवास सैंक्शन कर लिए हैं। सरकार के महिला सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अलीगढ़ में केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से धनीपुर स्थित केंद्र पर बाजार लगाया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा बनाए उत्पाद लगाए गए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ उप महाप्रबंधक संजय कुमार सिंह ने किया। संस्थान के निदेशक अतुल सिंह ने बताया कि केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए पहले प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद उन्हें बैंक द्वारा लोन देकर स्वयं का व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस प्रशिक्षण संस्थान में कुल 61 प्रशिक्षण महिलाओं को दिए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं ने कहा कि पहले प्रशिक्षण लेकर खुद का व्यवसाय करने से वो आत्मनिर्भर तो हुई ही हैं, साथ ही उनकी अच्छी खासी आय भी हो रही है, जिससे घर परिवार का खर्च आसानी से चल रहा है। सिलाई की ट्रेनिंग ली थी, 1 महीने की थी, जो कि यहाँ पे सिलाई सीख के फिर मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, जो कि समूह की महिलाओं से बनवाया। कुर्ते सिलवाए, कुर्ते सिल के हमने गाड़ी पर रखे, तो यहाँ पे बिक्री होती है मेरे कपड़ों की, अब भी रखे हुए हैं। और जूट के प्रोडक्ट लेके आई हूँ, गर्म कपड़े हैं, ये सब बिकने के लिए है सारा मत। केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 61 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं और ये जो प्रशिक्षण संस्थान है ये आवासीय प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। और 61 प्रकार के प्रशिक्षण में जो मुख्य तौर पे जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र है या लोकप्रिय हैं, उनमें जूट के बैग बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, सब्जी की खेती और दुपहिया वाहन, एसी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग, इस प्रकार के जो प्रशिक्षण हैं, ये ब्यूटी पार्लर, सिलाई, ये हमारी संस्थान द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम
करवाए जाते हैं। हम जूट बैग बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 10 महिलाएं काम करती हैं। हमने यहाँ कैनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान से हमने RCT से ट्रेनिंग प्राप्त की थी। हमारे गांव से 3 महिलाओं ने ट्रेनिंग प्राप्त की थी, तो उसमें से 3 महिलाओं ने प्राप्त की थी। उसके बाद में हमने करीब 4 से 5 महिलाओं को और ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद में हमारे यहाँ 8 से 10 महिलाएं काम करती हैं। तो उससे हमारी जो गरीब दीदियाँ हैं, स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई दीदियाँ हैं, उनको हमारे जूट बैग बनाने के माध्यम से उनको मतलब रोजगार मिल गया है। यहाँ लगातार स्वरोजगार के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वरोजगार को प्राथमिकता दी गई है और उसके उन्नति के लिए, उसके प्रगति के लिए यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि लोग इससे जुड़ें, प्रशिक्षित हों और अपना व्यवसाय शुरू करें और उससे लोगों को भी जोड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रोजगार पा सकें। ब्रिस्बेन में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के आखिरी दिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिए गए 328 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर 83 रन बना लिए हैं। लंच ब्रेक तक शुभमन गिल 64 रन और चेतेश्वर पुजारा 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 245 रन और बनाने हैं। 15 फरवरी को दी जाएगी प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना टीके की दूसरी डोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के लिए सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के दिए निर्देश। केंद्र सरकार और किसानों के बीच 19 जनवरी को होने वाली वार्ता 20 जनवरी को होगी। सरकार और किसानों के बीच अब तक 9 दौर की हो चुकी है वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन एवं नमामि गंगे संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री ने कहा, हर घर जल योजना तय समय में लक्ष्यों के अनुसार की जाएगी पूरी। और प्रदेश में ठंड और शीतलहर का दौर जारी। कोहरे की वजह से आवाजाही में लोगों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। 22 जनवरी तक शीतलहर के प्रकोप का पूर्वानुमान। कोहरे की वजह से गोरखपुर व बरेली में 25 मीटर दृश्यता दर्ज। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।